हाय एवरीवन, वेलकम टू द केकेएम। यहाँ पे हम देखने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये रहेगी क्लास सेकंड। इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन्स, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट। तो उसमें हमने देखा था परसेंट कैरेक्टर, परसेंट पी कैरेक्टर और बॉन्ड एंगल। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट था ज्योमेट्री, वो देखने का रह गया था, वो आज देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने sp3 हाइब्रिडाइज का जो ज्योमेट्री है वो डिस्कस कर दिया था, वो आया था टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर मैं फिर से दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे कि हम जानते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज का एग्जांपल था CH4 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे देखो, ये ब्लैक बॉल्स है, इसे हम कंसिडर करेंगे कार्बन्स, और जो व्हाइट बॉल्स है इसे हम कंसिडर करेंगे हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर हम किसी भी तरह से इसे रोटेट करते हैं तो यहाँ पे देखो, इसका जो एंगल रहेगा, जो ये 3D में स्ट्रक्चर ये सेम है, मतलब इसका जो हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो सेम रहेगा, वो रहेगा 109.5 डिग्री। ठीक है, इसके बाद देखो, इसकी जो ज्योमेट्री आई थी वो आई थी टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये तो हमने कल डिस्कस करा था। इसके बाद आज की क्लास में हम देखने वाले हैं sp2 और sp का ज्योमेट्री। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अभी देख लेते हैं sp2 हाइब्रिडाइज की ज्योमेट्री। तो यहाँ पे देखो, ये है sp2 हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर आया था कुछ ऐसे। यहाँ पे देखो, ये था कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। यहाँ पे इसे बैलेंस सेटिस्फाई करने के लिए हम अटैच करते हैं 4 हाइड्रोजन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये स्ट्रक्चर हमने कल पढ़े थे। तो यहाँ पे देखो, ये जो ब्लैक बॉल्स है ये है कार्बन, बाकी के ये बच्चे व्हाइट बॉल्स, ये रहेंगे अपने हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये ग्रे बॉन्ड है, ये रहेगा अपना सिग्मा, और जो ये वॉयलेट बॉन्ड है ये रहेगा अपना पाई बॉन्ड। ठीक है, इस तरह से। अब देखो यहाँ पे हम कैसे देखेंगे ज्योमेट्री। एक तो देखो, यहाँ पे हमने एंगल कंसीडर करा, ये हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, इनके बीच का एंगल क्या बताया था मैंने, 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन ये कैसा फॉर्म कर रहा है, ट्रायंगुलर शेप फॉर्म कर रहा है। और यहाँ पे देखो, इस तरह से अगर हम इसे रखते हैं तो यहाँ पे देखो, ये प्लेन में है, मतलब ये सेम प्लेन में है। हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन ट्राइगोनल शेप दिखा रहा है, सेम प्लेन में है, तो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर। इस ऐसे तरह से हमें याद रखना है। ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइज की जो ज्योमेट्री है वो रहेगी ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, अब देखते हैं sp हाइब्रिडाइज। तो देखो, इसका हमने मॉलिक्यूल कल भी देखा था। तो यहाँ पे जो सेम वे में हम कंसिडर करेंगे, ब्लैक बॉल्स जो है वो कार्बन रहेंगे, व्हाइट बॉल्स जो है वो रहेंगे हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो ग्रे बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये रहेगा अपना सिग्मा, और बाकी के जो वॉयलेट बॉन्ड्स है वो रहेंगे अपने पाई बॉन्ड्स। तो ठीक है, इसके बाद ये क्या है, ये एक लीनियर शेप में है, दिख रहा है, लीनियर ज्योमेट्री है इसकी। तो स्ट्रेट लाइन में है, मतलब लीनियर है, और इसका बॉन्ड एंगल आया था 180 डिग्री। ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्री आ गई लीनियर। इसके बाद यहाँ पे देखो, इसके बाद हम देखने वाले हैं कि बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं जो कि हमने कल पढ़े थे। ठीक है, तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और ये सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ऐसे स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। अब यहाँ पे देखो, इससे बॉन्ड लेंथ में हम ऐसे वाला स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कार्बन को अटैच है, कार्बन को सिंगल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब हम देखने वाले हैं बॉन्ड लेंथ। तो कल इसके जगह पे हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था ये वाला, जो कि मैंने अभी दिखाया। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ा था, लेकिन अब मैंने क्या करा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसे फिर से कार्बन अटैच कर दिया यहाँ पे। तो इसकी बैलेंस सेटिस्फाई करने के लिए हमने यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच कर दिए, बाकी कुछ भी डिफरेंट नहीं है। अब ये 3 एग्जांपल्स, इनसे हम पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ। अभी देखो, इस एग्जांपल को कंसिडर करते हैं। कार्बन है, कार्बन ये एक एटम होता है। एटम कैसा होता है वो देखते हैं। एटम के सेंटर में रहता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस में रहता है पॉजिटिव चार्ज। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन्स। तो ठीक है, न्यूक्लियस में रहते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो हमने यहाँ पे प्लस साइन दिखा दिया, न्यूक्लियस में रहता है प्लस साइन। इसके सराउंडिंग में हम अब दिखाएंगे s ऑर्बिटल। ठीक है, s ऑर्बिटल है, इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये इंडिकेट कर रहा है इस कार्बन एटम को। इसके बाद इसे भी हम दिखाएंगे इसी तरह से यहाँ पे एटम को। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस आएगा इसका, और ये s ऑर्बिटल। ठीक है, ये क्या बोला मैंने, s ऑर्बिटल। ठीक है, इसके बाद अब देखो, तो जैसे कि पहले बॉन्ड लेंथ क्या होती है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा उसे हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पे देखो, ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो रहेगा अपना बॉन्ड लेंथ। इतनी बात समझ में आई। अब देखो, यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला था, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज रहता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स का होता है अट्रैक्शन। ठीक है, तो पहली स्टेप क्या हुई यहाँ पे, अट्रैक्शन। पहले अट्रैक्शन हुआ। ठीक है, अट्रैक्शन के बाद यहाँ पे क्या होता है, अट्रैक्शन की वजह से ये बहुत पास आ जाएंगे। ये जो न्यूक्लियस है और s ऑर्बिटल है ये बहुत पास आ जाएंगे, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज कर गया। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस जो है
वो डिक्रीज कर गया। पहले क्या हुआ, अट्रैक्शन बना, अट्रैक्शन से यहाँ पे डिस्टेंस डिक्रीज हो गया। इतनी बात क्लियर है। डिस्टेंस डिक्रीज होने की वजह से ये जो एटम है ये तो इसका जो साइज है वो छोटा हो गया, ठीक है, स्मॉल साइज। तो यहाँ पे साइज डिक्रीज कर गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइज डिक्रीज कर गया, मतलब ये आपस में पास आ जाएंगे, क्योंकि इन्हें जो बॉन्ड बना है वो बनाए रखना है, इसलिए ये जो है एटम्स एक दूसरे के पास आ जाएंगे। पास आने की वजह से इनके बीच का जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब इन शॉर्ट जो अपना बॉन्ड लेंथ है वो भी हो जाएगा डिक्रीज, ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन हो गया, अट्रैक्शन की वजह से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज हो गया, इसकी वजह से ये पूरा साइज डिक्रीज हो गया। साइज डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इनके बीच का डिस्टेंस डिक्रीज हो जाए, लेकिन ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, तो ये छोटा हो गया साइज में, और ये आपस में पास आ गए। पास आने की वजह से इनकी जो बॉन्ड लेंथ थी वो डिक्रीज हो गई, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो इसके बाद यहाँ पे देखो हम निकालेंगे यहाँ पे इसका ऑर्डर निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो हमें इतना समझ आ रहा है कि जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना कम बॉन्ड लेंथ, इतनी बात क्लियर है। ये एक रिलेशन निकल के आया है। तो यहाँ पे देखो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना कम बॉन्ड लेंथ, मतलब इनका रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। तो अब देखो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp, ये ठीक है, ये वाला हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp, मतलब यहाँ पे s कैरेक्टर कितना है 15%, ठीक है, वहां पे लिखा है 15% s कैरेक्टर है। 15% s कैरेक्टर है, मतलब इनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ रहेगा वो कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इनका इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, ये ट्रिपल बॉन्ड जो रहता है ना, इनका जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे s कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक है। इसी तरह से मतलब इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो गई, तो इसे हम इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना रहता है एस कैरेक्टर, यहाँ पे रहता है 33%, ठीक है, इससे कम है, मतलब यहाँ पे कुछ तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो कार्बन के बीच में यहाँ पे कितना रहता है 25% एस कैरेक्टर, बहुत ही कम है। जितना कम एस कैरेक्टर उतना ज्यादा बॉन्ड लेंथ, मतलब इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा। सबसे रहेगा यहाँ पे ये वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, मतलब जो सिग्मा बॉन्ड रहेगा ये, इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगा। यहाँ पे देखो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ द कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एज कंपेयर टू दैट ऑफ द कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। वो कैसे भी कंपाउंड्स हो, अगर उसमें सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, इसे हम इसी तरह से ऑर्डर में ला सकते हैं। अब देखते हैं इसी तरह से बॉन्ड स्ट्रेंथ को। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, एक्चुअली द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break the bond, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि मैंने पढ़ा है कल की, फर्स्ट जो बॉन्ड रहेगा सिंगल बॉन्ड वो रहेगा सिग्मा, ठीक है, इसके बाद जो आएगा वो रहेगा पाई, इसके नेक्स्ट जो आएगा वो भी रहेगा पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में देखो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा प्लस 2 पाई, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे क्या है 1 सिग्मा प्लस 1 पाई। यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन रिलेशन क्या है, 1 सिग्मा है ओनली। तो ये 3 बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, मतलब यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। इन शॉर्ट हमने क्या पढ़ा कि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दी बॉन्ड। तो यहाँ पे जितनी ज्यादा बॉन्ड उतनी ज्यादा एनर्जी हमें लगेगी ब्रेक करने के लिए। अब एक कंफ्यूजन आपको होगा कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो तो मैंने बोला था कि ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, कल की क्लास में मैंने बोला था कि ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड। जो पाई बॉन्ड्स होते हैं ये वीक बॉन्ड्स होते हैं, ये बात सही है। लेकिन जब बात आती है ज्यादा बॉन्ड्स की, जैसे कि यहाँ पे 1 सिग्मा है 2 पाई है, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ बॉन्ड्स कितने ज्यादा है, इसकी वजह से हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी ये 3 बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो इसे हम कंसिडर करेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे देखो इसको ऑर्डर कैसे रहेगा, यहाँ पे इसे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा लगेगा, उससे कम इसे लगेगा, उससे कम इसे, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे कि जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, किससे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन से, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हमने एक रिलेशन देख लिया था कि एस कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ द बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो यहाँ तो जगह नहीं है, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट of the bond length and directly proportional to the bond strength। ये बात क्लियर है कैसे आई, ठीक है, यहाँ तक।
अब देखो कि जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना ज्यादा बॉन्ड लेंथ, ठीक है, ये वाला भी रिलेशन आ जाता है, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना ज्यादा बॉन्ड लेंथ। इसके अलावा तो हाँ, एस कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी पी कैरेक्टर, ठीक है। तो ये जो पूरा रिलेशन है ये हमें याद रखना है। अब ये काम का आता है, मोस्ट प्रोबेबली तो ये यूज रहेगा आपको नीट के एंट्रेंसेस में या फिर जेई के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ कि क्लास 12 का सीबीएसई सीबीएसई आईसीएसई स्टेट बोर्ड एंड जो एंट्रेंसेस के एग्जांपल्स रहते हैं, जैसे कि क्वेश्चंस रहते हैं पीवाईक्यूज, वो भी मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ये वाला आप रिलेशन बहुत अच्छे से याद कर लो, और ये कैसे आया था वो भी मैंने समझा दिया। अब देखो ये कल का क्वेश्चन था कि कल जो क्लास में मैंने पढ़ाया कि सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स मैंने पढ़ाया था, तो हमें बस इस क्वेश्चन में बताना है कि यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड्स है और कितने पाई बॉन्ड्स है। तो ये वाला क्वेश्चन आया था नीट 2019 में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और पाई बॉन्ड जो नेक्स्ट वाला आएगा, उसके बाद फिर से पाई आएगा, उसके बाद फिर से फोर्थ वाला बॉन्ड आएगा, वो रहेगा डेल्टा बॉन्ड, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5, कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? 5 सिग्मा बॉन्ड्स, 5 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पाई बॉन्ड्स कितने हैं? 1 2 3 पाई बॉन्ड, ठीक है। तो समझ रहे हो कि इतने आसान क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, एक आएगा सैचुरेटेड, नेक्स्ट वाला आएगा अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, वैसे तो ऐसी बात है कि यहाँ पे पहले ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो हम पढ़ने वाले हैं ये है ओपन चेन के बारे में। ओपन चेन, पहले हाइड्रोकार्बन्स कन्वर्ट होते हैं ओपन चेन में और डिवाइड होते हैं, और एक होता है क्लोज चेन, ठीक है। क्लोज चेन बोल सकते हैं, या फिर जो हमने कल पढ़ा था कैटिनेशन में साइक्लिक, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये हम बाद में देखने वाले हैं, अभी के लिए यहाँ पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाते हैं ये सैचुरेटेड में, सैचुरेटेड, और नेक्स्ट वाला जो रहेगा वो आएगा अनसैचुरेटेड, ठीक है। अब देखो मैं एग्जांपल से समझाती हूँ कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड क्या होता है। कि अगर हम लेते हैं ग्लास ऑफ वाटर, उसमें ऐड कर देते हैं इमीडिएटली 4 टेबलस्पून ऑफ शुगर, ठीक है। तो वहां पे क्या हो जाएगी कि वहां पे ऐसे लिमिट क्रॉस हो जाएगी कि अब उसमें शुगर ऐड नहीं हो सकती है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि हमें बॉटम में मॉलिक्यूल्स दिखे शुगर के, ठीक है। तो वहां पे क्या होगी कि वहां पे लिमिट क्रॉस होगी कि अभी यहाँ पे शुगर हम ऐड नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम बोलेंगे सैचुरेटेड, ठीक है। एग्जाम्पल से समझो। अब देखो अनसैचुरेटेड क्या होता है कि हमने ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसमें 1 टेबलस्पून ऑफ शुगर ऐड करा, तो वहां पे क्या है कि हम और शुगर ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब वहां पे और रिएक्शंस हो सकती है, रिएक्शंस केमिस्ट्री के लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो रिएक्शंस हो सकती है, या फिर एग्जाम्पल के बारे में पढ़े तो हम यहाँ पे शुगर ऐड कर सकते हैं और भी, तो उसे हम बोलेंगे अनसैचुरेशन। अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं इसे कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सैचुरेटेड, सैचुरेटेड में हम इसे कन्वर्ट करने वाले हैं, ये आता है अल्केन, इसका सिंगल पार्ट रहेगा अल्केन, और जो अनसैचुरेटेड है वो डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट्स में। एक तो रहेगा अपना अल्कीन, नेक्स्ट वाला रहेगा अपना अल्काइन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो अल्केन्स क्या होते हैं कि यहाँ पे होते हैं सिंगल बॉन्ड, अल्केन्स में प्रेजेंट रहते हैं सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और जो अपने अल्कीन्स होते हैं उसमें एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट। और जो अपने अल्काइंस होते हैं उसमें क्या होता है एटलीस्ट 2 डबल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। मतलब जो अपने कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन रहेंगे वो क्या रहेंगे अल्कीन। अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन रहता है तो उसे हम बोलेंगे अल्कीन्स,
अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन रहेगा तो उसे हम बोलेंगे अल्काइन्स। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है वो देखो, यहाँ पे सफिक्स जो लास्ट पार्ट आता है उसे हम बोलते हैं सफिक्स, ये वाला जो रहेगा ये रहेगा, इससे बोलेंगे प्रीफिक्स। तो ये क्या है, ये रहेगा प्रीफिक्स। जो स्टार्टिंग पार्ट आएगा नेमिंग का उसे हम बोलेंगे प्रीफिक्स, और जो लास्ट वाला आएगा उसे हम बोलेंगे सफिक्स। तो यहाँ पे सफिक्स क्या है, एएनई। एएनई मतलब क्या है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। यहाँ पे सफिक्स क्या है, ईएनई मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। यहाँ पे सफिक्स क्या है, वाईएनई मतलब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, इतनी बात क्लियर, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब देखो, जैसे कि मैंने बोला था कि सैचुरेटेड में एडिशन नहीं हो पाएगी, अभी वहां पे लिमिट क्रॉस हो चुकी है, तो यहाँ पे एडिशन नहीं हो पाएगी। तो ये क्या रिएक्शंस देते हैं, ये देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, तो ये देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं अल्कीन की, तो जैसे कि मैंने बोला अल्कीन, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है। हमने कैसा एग्जांपल लिखा था, यहाँ पे देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अगर इसे हम सेटिस्फाई करते हैं वैलेंसी 4 से, तो जैसे कि हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी रहेगी 4, यहाँ पे हमने वैलेंसी सेटिस्फाई कर ली। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून ऐड करा शुगर, तो वहां पे और एडिशन हो सकती है। तो अब देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या करा, इसमें ऐड करा दिया H2 मॉलिक्यूल। अब देखो, जो पाया बॉन्ड होते हैं उनमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से हम इसे ब्रेक करेंगे बीच में से ब्रेक करने के बाद यहाँ पे देखो ये आ जाएगा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अपने अपने सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास है। अब ये हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन भी इसी तरह से ब्रेक हो गया। हाइड्रोजन के पास सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, नेक्स्ट वाले हाइड्रोजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया। ये आ गए अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इन्होंने आपस में बना लिया बॉन्ड। बॉन्ड बनाने के बाद यहाँ पे देखो, अब ऐसी लिमिट आ गई है कि इसमें और अभी हम एडिशन नहीं कर पाएंगे। ये हो गई इसकी लिमिट। ठीक है, तो ये अनसैचुरेशन से कहां पे कन्वर्ट हो गया, सैचुरेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या दी इसने, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या फॉलो करता है, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसे भी हम पढ़ेंगे इसी तरह से। तो यहाँ पे देखो जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था अभी तक, यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें अगर हम एडिशन कराते हैं H2 की, तो यहाँ पे देखो ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक करेगा इसी तरह से सेम वे में। तो यहाँ पे हमें क्या मिलना चाहिए, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और ये हाइड्रोजन। यहाँ पे ये नए बॉन्ड्स बन गए हाइड्रोजन के साथ, फिर से हम इसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, H2 मॉलिक्यूल हमने फिर से ऐड कर दिया। ये तो हमने एग्जाम्पल लिया अभी के लिए। यहाँ पे देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, इसी तरह से यहाँ पे आ जाएंगे फिर से 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। तो पहले ये हमारे जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर था ये क्या था, सैचुरेटेड था, सॉरी अनसैचुरेटेड था। अब ये कन्वर्ट हो गया सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड में। अब इसने अपने लिमिट क्रॉस कर दी, यहाँ पे और एडिशन नहीं हो सकती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे अल्कीन में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होती है, उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड। ठीक है, अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, अल्कीन एंड अल्काइन। यहाँ पे हम एडिशन रिएक्शन बताते हैं, दोनों में हम एडिशन रिएक्शन दिखाएंगे। यहाँ पे देखो ये दिखाएगा अपना एडिशन रिएक्शन। ठीक है, और ये जो सैचुरेटेड रहता है अपना अल्कीन, ये दिखाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या, वो भी क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे देखो ये जो हमने कंपाउंड देखा था, यहाँ पे हम एडिशन तो नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, इसे रिप्लेस करके कोई और अनदर एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, तो इसे हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जो अल्कीन होते हैं वो दिखाते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब देखो इसे हम बोलते हैं पैराफिन्स। ठीक है, क्यों बोलते हैं, पैरा मतलब लिटिल, एफिन्स मतलब रिएक्टिविटी। ठीक है, ये क्या करते हैं, बहुत आसानी से रिएक्ट नहीं करते हैं अल्केन्स। क्यों, क्योंकि इनके बीच में है सिंगल बॉन्ड। देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में है सिंगल बॉन्ड्स, इसलिए बहुत अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं लेस रिएक्टिविटी। और जो अल्कीन्स होते हैं उसे हम बोलते हैं ऑलिफिन्स। इसका अनदर नेम क्या है, ऑलिफिन। क्यों, क्योंकि इसके जो लोअर मेंबर्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, ऑयली रहते हैं। ठीक है, इसलिए इसे बोला जाता है ऑलिफिन्स। ठीक है, इसके बाद
इसका हमें देखना था जनरल फॉर्मूला, ठीक है, वो रह गया जनरल फॉर्मूला देखने का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका जनरल फॉर्मूला क्या रहता है अल्कीन का, CnH2n+2, ठीक है, ये रहेगा इसका जनरल फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे n क्या है, n है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो हमने अगर यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी n की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1C1 और ये H2 × 1+2, तो इन शॉर्ट ये क्या आ जाएगा CH4। तो जो हमने कल मॉलिक्यूल पढ़ा था मीथेन, ये वही स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जनरल फॉर्मूला से डायरेक्टली हमारे जो अल्केन्स है वो निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे n की जगह और भी कोई नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जैसे 2, 3, 4 एंड अप टू दी लास्ट तक, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो जो अल्कीन है, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है तो वो देख लेते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है, ये रहेगा इसका जनरल फॉर्मूला। अगर हम यहाँ पे n की जगह ऐड करते हैं नंबर, जैसे कि n = 2 कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, NC2H2 × 2 और ये 4, तो ये रहेगा इसका फॉर्मूला, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसके बाद यहाँ पे देखो इस स्ट्रक्चर को अगर हमें थोड़ा सा, ये कंडेंस स्ट्रक्चर है, इसे हम निकालेंगे खोल के। यहाँ पे देखो ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, हो रहा है कंप्लीट। यहाँ पे देखो 2 कार्बन से कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन और ये हाइड्रोजन। इस तरह से हम जान सकते हैं कि कैसे हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो इसके बाद इसका जनरल फॉर्मूला क्या रहता है, CnH2n-2। अगर हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं n की, समझो 3 कर दी, 3 करने के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए 4, ठीक है, ये आ जाएगा C3H4। इसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा, अब देखो स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे। हमने यहाँ पे पहले निकाल लिया ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड निकालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से एक कार्बन अटैच कर देंगे, ये 3 कार्बन से। अब हम करेंगे वैलेंसी सेटिस्फाइड, तो इसकी क्या वैलेंसी आनी चाहिए, ये H3 और यहाँ पे ये H, ठीक है, सबकी वैलेंसी कवर हो गई 1, 2, 3, 4, ये कार्बन की 1, 2, 3, 4 और ये वाले तो कंप्लीट की है, ठीक है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं स्ट्रक्चर जनरल फॉर्मूले से। तो अब हम बात करते हैं अल्केन्स की, ठीक है। आज वाली क्लास में हम सिर्फ अल्केन्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो जैसे कि हमने जनरल फॉर्मूला तो जान लिया, इसी से हम इसके कॉमन नेम्स जो होते हैं वो जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे कि मैंने जनरल फॉर्मूला तो बता दिया आपको, लेकिन अब हम देखने वाले हैं उसके कुछ कॉमन स्ट्रक्चर्स और उसके कॉमन नेम्स, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा कि अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अल्केन का जनरल फॉर्मूला है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्केन को फिर से डिवाइड करेंगे स्ट्रेट चेन में और ब्रांच चेन में, ठीक है। तो इसका पहला वाला जो पार्ट आएगा वो आएगा स्ट्रेट चेन। जैसे कि हमने कैटिनेशन में पढ़ा था कि स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और एक साइक्लिक पढ़ा था, ठीक है। तो पहले ये कंसिडर करते हैं कि इसमें आता है स्ट्रेट चेन, ठीक है। स्ट्रेट चेन में हमें देखो जैसे कि हमने जनरल फॉर्मूला देखा CnH2n+2, तो अगर हम n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा CH4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो n की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 2, तो ये क्या आ जाएगा C2H6। अगर n की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 3, तो इसका क्या आ जाएगा C3H8। अब देखो इनके बीच में कितना डिफरेंस है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन, यहाँ पे कार्बन एक बढ़ गया, मतलब एक कार्बन हमने यहाँ पे एडिशन कर दिया, तो ये आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम कितना हाइड्रोजन ऐड करेंगे कि ये वाला हमें कंपाउंड मिल जाएगा, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे H2। तो यहाँ पे देखो ये 2 कार्बन से इसमें ऐड करा गया है सिंगल कार्बन, तो यहाँ पे C3 आ गया, तो ये कितना सिंगल कार्बन C2, ये C3, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 6, अगर हम 2 और ऐड करते हैं तो आ जाएगा 8, मतलब समझो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, CH2 मॉलिक्यूल का है। तो ये कितना डिफरेंस है, ये इसे हम बोलते हैं मिथिलीन, इसका कॉमन नेम होता है मिथिलीन, ठीक है, ऐसा होता है ये मिथिलीन, इसका कॉमन नेम होता है मिथिलीन। अगर हम कंसिडर करते हैं n = 4 इसी तरह से, तो ये आ जाएगा C4, इसमें हम ऐड करा देंगे 8 में 2, तो ये आ जाएगा 10, मतलब यही स्ट्रक्चर आ जाएगा फिर से, जहां पे हम कंसिडर करेंगे n = 4। तो इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत है अगर हमें सीरीज में लिखना है, ठीक है। समझने के लिए समझो, काम तो आएगा ही कहीं ना कहीं। इसके बाद यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे जो अपना मॉलिक्यूल है उसमें सिंगल कार्बन रहता है, तो उसका जो प्रीफिक्स रहेगा वो रहेगा मिथ। ये हम लिख रहे हैं कॉमन नेम, ये रहेगा उसका कॉमन नेम, ठीक है, नेमिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे। अगर सिंगल कार्बन रहता है किसी भी मॉलिक्यूल में, तो उसका जो प्रीफिक्स रहेगा वो रहेगा मिथ। अब हम अल्केन पढ़ रहे हैं, तो अल्केन का सफिक्स क्या होता है, ANE, तो इसे हम अटैच कर देंगे ANE।
अगर यहाँ पे 2 कार्बन्स रहते हैं तो यहाँ पे हम इसे क्या बोलेंगे, इथ। इसका प्रीफिक्स रहेगा इथ और सफिक्स क्या रहेगा, एन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा। इस स्ट्रक्चर को अगर हमें ड्रॉ करना है फिर से, यहाँ पे देखो C2H6, तो यहाँ पे देखो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन क्योंकि अल्केन है, H6 बोला गया है तो हम यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे सिंगल कार्बन को। नेक्स्ट वाले कार्बन को भी हमने अटैच कर दिए 3 कार्बन हाइड्रोजन। इस तरह से हम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये है कंडेंस फॉर्म, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो N=3 है, N=3 को हमने बनाया था C3H8। तो यहाँ पे देखो 3 कार्बन है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसका कॉमन नेम क्या रहेगा, प्रोप। इसका प्रीफिक्स रहेगा प्रोप और हमारा अल्केन है इसलिए इसका सफिक्स आ जाएगा ANA, ठीक है। इसी तरह से अगर 4 कार्बन रहते हैं तो उसका सफिक्स आ जाएगा, सॉरी प्रीफिक्स आ जाएगा ब्यूट और सफिक्स आ जाएगा ANA, ठीक है। इसी तरह से हम ड्रॉ करने वाले हैं, मतलब स्ट्रक्चर्स निकालने वाले हैं 10 तक, ठीक है। तो N=5 अगर होता है तो यहाँ पे हम C5 लिखेंगे, H12 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या रहता है कॉमन नेम, पेंटेन। इतनी बात क्लियर है। अगर कार्बन्स रहते हैं n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेते हैं हम कार्बन 6, तो ये आ जाएगा 14 और इसका कॉमन नेम रहेगा हेक्सेन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके बाद क्या आ जाएगा, N=7, तो ये आ जाएगा 16 और इसका कॉमन नेम रहेगा 7 है, इसके लिए हेप्टेन, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि N=8 रहता है तो ये आ जाएगा C8H18, तो इसका कॉमन नेम रहेगा C8 है इसलिए ऑक्टेन, ठीक है। ये कॉमन नेम्स आपको रटने पड़ेंगे, ठीक है। N=9 अगर आता है तो C9H20, तो इसका कॉमन नेम आएगा नोनेन, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं N=10 की, तो ये आ जाएगा C10H22, तो ये हो जाएगा डिकेन, ठीक है। इसी तरह से हमने निकाले यहाँ पे कॉमन नेम्स अल्केन के। इसके बाद हम देखने वाले हैं, यहाँ पे देखो हमने क्या देखा कि स्ट्रेट चेन में कंपाउंड्स है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये हमने कैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन हमने ये निकाला स्ट्रेट में, इसलिए हम बोलते हैं इसे स्ट्रेट चेन। अल्केन्स डिवाइड हो रहा है स्ट्रेट चेन में, यहाँ पे हमने निकाला स्ट्रेट चेन का स्ट्रक्चर। इसके बाद हम इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसका नेक्स्ट वाला पार्ट जो रहता है वो रहता है ब्रांच चेन। ब्रांचेस मैंने आपको पढ़ाया जहां पे स्ट्रेट चेन को अटैच हो जाएगा साइड चेन। जैसे कि ये स्ट्रेट चेन है, इसको अगर साइड चेन अटैच होती है, ये जो मैंने नई वाली ड्रॉ करी है ये है साइड चेन। अगर स्ट्रेट चेन को साइड चेन ज्वाइन करती है तो वो हो जाएगा ब्रांच चेन, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं ब्रांच चेन। तो यहाँ पे देखो एक बात बताने की रह गई थी, जैसे कि मैंने बोला कि ये पेंटेन है, ठीक है। अब एग्जांपल ले लेते पेंटेन का, तो ये स्ट्रेट चेन है, मतलब ये नॉर्मल चेन है। तो जब भी हम कॉमन नेम लिखेंगे किसी भी कंपाउंड का, तो हम उसके सफिक्स में लगाएंगे एन। एन क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट चेन था। जब जब स्ट्रेट चेन रहेगा उसके प्रीफिक्स में हम लगाएंगे एन, ठीक है। ये क्या है? नॉर्मल चेन इंडिकेट करता है। इसके बाद देखो ब्रांच में हम सबसे पहले पढ़ लेंगे आइसोब्यूटेन। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर किसी भी स्ट्रक्चर में हमें कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे देखो कार्बन को अटैच है 3 अल्काइल ग्रुप्स या फिर मिथिल ग्रुप बोल सकते हैं। यहाँ पे अगर ऐसा कुछ अटैच होता है तो इसे हम कंसिडर करेंगे, जो मैंने सर्कल करा है इसे हम कंसिडर कर रहे हैं आइसो, ठीक है। इसे हम कंसिडर कर रहे हैं आइसो, तो इसका प्रीफिक्स क्या रहेगा? आइसो। यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो यहाँ पे आइसो ब्यूटेन, ठीक है। समझो यहाँ पे कॉमन नेम मैंने क्या बोला कि यहाँ पे अगर कार्बन को अटैच रहते हैं 2 अल्काइल ग्रुप्स, तो इसे हम कंसिडर करेंगे प्रीफिक्स आइसो। यहाँ पे 4 कार्बन है इसलिए हम इसे बोलेंगे आइसोब्यूटेन, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखो यहाँ पे ये देखो मैंने क्या बोला कि ऐसा अगर हमें कुछ दिखता है किसी भी स्ट्रक्चर में जहाँ पे कार्बन को अटैच है 2 अल्काइल ग्रुप, इसे हम कंसिडर करेंगे आइसो। और यहाँ पे कितने कार्बन है? पूरे 3 कार्बन, तो ये आ जाएगा आइसोप्रोपेन, ठीक है। इतना समझ आ गया? अब देखो
नेक्स्ट वाला हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। एक हो गया आइसोब्यूटेन, एक हो गया आइसोप्रोपेन। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने आइसो पढ़ाया, तो यहाँ पे देखो ये कार्बन है, कार्बन को अटैच है 4 मिथाइल ग्रुप। ऐसी अगर कंडीशन होती है, यहाँ पे देखो ये सेंटर वाला कार्बन है, इससे अटैच है 4 मिथाइल ग्रुप या फिर कोई अल्काइल्स ग्रुप, तो इसे हम पहले प्रीफिक्स में लिखेंगे नियो। और यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो हम इसे लिखेंगे नियो पेंटेन। समझ आ रही है बातें? अगर सेंटर वाले कार्बन को अटैच है 2 अल्काइल ग्रुप्स, तो इसे हम बोलेंगे आइसो। अगर यही अगर स्ट्रेट चेन में अटैच है, स्ट्रेट चेन है, तो इसके प्रीफिक्स में लगाएंगे एन, मतलब ये नॉर्मल चेन इंडिकेट करेगा। अगर कुछ ऐसा होता है तो इसे बोलेंगे आइसो। अगर पूरा सेंटर वाले कार्बन का पूरे वैलेंसी को अल्काइल ग्रुप्स अटैच है, तो उसे हम बोलेंगे नियो। और यहाँ पे कितने कार्बन से, 5 कार्बन से, इसलिए हम पेंटेन लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसके ब्रांच चेन के कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब देखो जैसे कि हमने ये पढ़ा, इसी से हम रिलेट करते हुए पढ़ेंगे कि यहाँ पे जैसे कि होता है कि कोई भी अल्काइल स्ट्रक्चर है, ग्रुप है, तो वहां पे क्या होता है कि यहाँ पे देखो ये CH3 CH3, यहाँ पे हम पढ़ने क्या वाले हैं कि हम ढूंढेंगे प्राइमरी कार्बन को, सेकेंडरी कार्बन को, टर्शियरी कार्बन को और प्राइमरी क्वाटरनरी कार्बन हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन कितने कार्बन को अटैच है, सिंगल कार्बन को अटैच है, मतलब इसे हम कंसिडर करेंगे कि ये क्या है, प्राइमरी कार्बन है। ये वाला जो कार्बन है ये प्राइमरी है। ठीक है, इसी तरह से ये वाला भी कार्बन क्या है, प्राइमरी कार्बन है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद इसे हम लेबलिंग कर रहे हैं कि कार्बन किस तरह का है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो CH3 CH2 और ये CH3। ठीक है, अब इस कार्बन की अगर हम निकालते हैं कि कौन सा कार्बन है, तो यहाँ पे देखो ये कार्बन कितने कार्बन को फर्दर अटैच है, 2 कार्बन को, मतलब ये सेकेंडरी कार्बन है। ठीक है, ये रहेगा अपना सेकेंडरी कार्बन। ये कार्बन कितने कार्बन को अटैच है, सिंगल कार्बन को, तो ये आ जाएगा अपना प्राइमरी कार्बन। इसी तरह से ये आ जाएगा अपना प्राइमरी कार्बन। मतलब डिफरेंस समझ में आ रहा है? इसी तरह से हम इसको नेमिंग करने के लिए हमें इससे जरूरत रहती है। ठीक है, अब हमने देख लिया क्या, एक तो हमने देख लिया प्राइमरी और सेकेंडरी, अब देखेंगे टर्शियरी और क्वाटरनरी। अब यहाँ पे देखो ये सेंटर वाला कार्बन है, इससे अटैच है 3 अल्काइल ग्रुप्स। यहाँ पे देखो ये ऐसे। ठीक है, यहाँ पे जो सेंटर वाला कार्बन है, ये कितने फर्दर कार्बन को अटैच है, 1, ये 2, ये 3, तो ये कौन सा कार्बन हो जाएगा, टर्शियरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन एटम। इसके बाद देखो जो हमने नियोपेंटेन लिखा था, याद है, अभी देखा था, यहाँ पे कार्बन को अटैच थे 4 अल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये जो सेंटर वाला कार्बन है, ये कितने कार्बन को अटैच है फर्दर, ये अटैच है 4 कार्बन को, तो ये हो जाएगा क्वाटरनरी। ठीक है, क्वाटरनरी कार्बन। ठीक है, ये क्या था, टर्शियरी, टर्शियरी कार्बन। और जो हमने पहले एग्जांपल्स पढ़े थे वो थे सेकेंडरी एंड प्राइमरी कार्बन्स। ठीक है, इसी तरह से हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया हाइड्रोकार्बन्स का। इसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। यहाँ से पढ़ते हैं, ये कार्बन कितने कार्बन को अटैच है, सिंगल कार्बन को अटैच है, तो इसका हो जाएगा प्राइमरी। ये कार्बन कितने कार्बन को अटैच है, 1 को है, 2 का है, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी कार्बन एटम्स। ये वाला कार्बन कितने कार्बन को अटैच है, 1, 2, तो ये भी हो जाएगा अपना सेकेंडरी कार्बन एटम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला भी क्या है, कितने कार्बन को अटैच है, सिंगल, तो ये हो जाएगा प्राइमरी। ये वाला भी हो जाएगा प्राइमरी। आप ये वाला देखो, ये कितने कार्बन को अटैच है, 1, 2, 3, तो ये हो जाएगा अपना टर्शियरी। इतनी बात क्लियर है? यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन कितने कार्बन को अटैच है, 1, 2, 3, 4, तो ये हो जाएगा क्वाटरनरी। बाकी के मिथिल ग्रुप, मिथिल ग्रुप, मिथिल ग्रुप, ये क्या है, ये रहेगा अपने प्राइमरी। ठीक है, इसके बाद एक बात रह गई थी कि जो हमने अल्काइल ग्रुप्स पढ़े नहीं पहले, ठीक है, वो वाला पॉइंट रह गया, वो देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये जो हमने सीरीज फॉलो करी थी, वही हमें किसी
अल्काइल ग्रुप में फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखो जैसे कि हमने पढ़ा अल्केन, अल्केन से ही रिलेट करता है अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो हमने जैसे पढ़ा कि CH4 जो है ये क्या है, ये था मीथेन। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं, ये था C2H6, ये था इथेन। C3H8 था अपना प्रोपेन। ठीक है, इसके बाद जो था C4H10, ये था अपना ब्यूटेन। ठीक है, तो जब सफिक्स में ए नहीं था तो वो अल्केन था। अब देखो यहाँ पे सफिक्स में क्या है, वायल है, ये क्या है, अल्किल ग्रुप है। अगर हम क्या करते हैं, इस CH4 मॉलिक्यूल से 1 हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो हमें स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो इसका नेमिंग क्या रहेगा, मिथिल। जो हमने प्रीफिक्स लिया वो यहाँ से लिया METH, हमने प्रीफिक्स लिया, लेकिन अब ये अल्किल ग्रुप हो गया है तो इसके सफिक्स में हम लगाएंगे वायल। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना मिथिल ग्रुप। इसी तरह से अगर हम इस इथेन से सिंगल हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो ये आ जाएगा CH2 और ये CH3। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या होगा, इथिल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो C3H8, ये क्या था, प्रोपेन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और ये अपना सिंगल बॉन्ड CH3, इसका कॉमन नेम आ जाएगा प्रोपेन। जब भी हम किसी मॉलिक्यूल से यहाँ पे जो कंप्लीट था उसमें से सिंगल हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो वो हो जाएगा अल्काइल ग्रुप। इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएंगे CH2/3 और ये आ जाएगा CH3, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। तो इसी तरह से ये लास्ट तक चलती रहेगी सीरीज। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो आप जरूर से सब्सक्राइब करिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।